हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5 का लाइफ प्रोसेस जो कि बायो का चैप्टर है, इसका रेस्पिरेशन टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। रेस्पिरेशंस क्या होता है, कितने तरह का होता है, बॉडी में किस प्रकार से रेस्पिरेशन की वर्किंग होती है, किन जीवों में यह किस प्रकार से काम करता है, तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज इसी लेक्चर में हम पूरा ख़त्म करेंगे। मान लो ये रेस्पिरेशन टॉपिक का 1 शॉर्ट वीडियो है, फुल कंप्लीट, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें एक बात पहले बता रखी थी कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। जब हम लोग भोजन खाते हैं और वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाकर टूट जाता है और धीरे धीरे हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। तो इस प्रकार से हमें एनर्जी रिलीज होकर मिलती है, उसी को हम लोग सिंपली रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो, रेस्पिरेशन को श्वसन कहते हैं हिंदी में, और ब्रीदिंग का मतलब भी श्वसन ही होता है, सांस लेना। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ब्रीदिंग का मतलब होता है केवल ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देना, लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और हमें एनर्जी मिलती है, और फिर बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्टिविटी होती है, बहुत सारे क्रियाकलाप बॉडी के अंदर जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो ब्रेक होता है ऑक्सीजन की सहायता से और हमें एनर्जी मिलती है, तो इसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो, सिंपली ग्लूकोज का फॉर्मूला या फूड का कह सकते हैं, हमारा होता है C6H12O6। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। बाकी हमने बैलेंस करने के लिए एलिमेंट्स लगाए हैं 6 आगे। तो इसे तो आप लोग पहले हम लोग जब हमने केमिकल रिएक्शंस की थी तभी हमने इसे कवर कर लिया था। और देखो दोस्तों, रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मली दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो हाइयर ऑर्गेनिज्म में अलग तरह से होता है और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे मोटे जीव, उनमें अलग तरह से होता है। तो हम लोग हाइयर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब फूड जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट डिफरेंस है, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरी कंप्लीटली होनी चाहिए तभी एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में वर्क करेगा, और जो छोटे मोटे जीव होते हैं वहाँ इसकी एब्सेंस भी होती है तो काम चल जाता है, तो इसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फूड जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है एरोबिक में और इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज रह जाता है एनारोबिक में। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो देखो, हमारा एंड प्रोडक्ट होता है CO2, वाटर और एनर्जी। एंड प्रोडक्ट नॉर्मली है यहाँ पे CO2 और वाटर, और यहाँ पे होता है या तो इथेनॉल या लैक्टिक एसिड और साथ में CO2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे अगला टॉपिक देखते। तो देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो कह रहा है क्या फ़ायदा होता है स्थलीय जीवों को। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है वो जीव जो धरती के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और एक्वाटिक वो होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो कहने का अर्थ है, ये कह रहा है कि जो जीव धरती पर रहते हैं उनको क्या एडवांटेज मिल जाता है उन पानी में रहने वाले जीवों से तुलना अगर हम करें, तो स्थलीय जीव जो धरती पर रहते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है जब हम वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो उनको जो ऑक्सीजन मिलती है और जो एक्वाटिक जीवों को ऑक्सीजन मिलती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, द एक्वाटिक एनिमल्स यूटिलाइज रिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो प्राप्त होती है, वो एक्वाटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं उनको जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो जल में एक तरीके से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का वो लोग यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं वो पानी में रहते हैं तो ऑक्सीजन उनको घुली हुई मिलती है पानी के अंदर। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी लेस। और जो अमाउंट ऑक्सीजन का पानी में घुले होने पर होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाइयर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। इसीलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो सांस लेने की दर होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कि वो 1 सेकंड में कितनी बार सांस ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ, उनको कम समय में ज़्यादा समय लगता है, उनको कम सांस मिलती है उन्हें, ठीक है, मतलब उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, सिंपली कहा जाए तो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम कहें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो स्थलीय जीव हैं टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। उनको एयर में से ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है। देखो फ्रेंड्स, एयर का मतलब सिंपली होता है कि एयर में एक होमोजीनियस मिक्सचर है एयर, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो उसमें जो भी ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है वो स्थलीय जीव आसानी से प्राप्त फिर भी कर लेते हैं।
एयर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एयर में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन फिर भी होती है, इसीलिए उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज लेस इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म देन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो सांस लेने की दर होती है वो स्थलीय जीवों में कम होती है, वो आराम से सांस लेते हैं, लेकिन जो एक्वाटिक जीव होते हैं उनको सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है। तो इसीलिए रेट हम कह सकते हैं कि स्थलीय जीवों का कम होता है और टेरेस्ट्रियल जो कि हमारे एक्वाटिक वालों का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीवों में देखो हमें ये तो पता है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज में से मिल जाती है, जब ऑक्सीजन हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फूड में मिक्स होती है, तो वो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कहने का अर्थ अलग अलग जीवों में वो किस प्रकार से एनर्जी, कैसी कैसी एनर्जी मिलती है, हमें ये देखना है। हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि हम लोग, लोअर ऑर्गेनिज्म छोटे मोटे जीव, तो उनमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। तो देखो एट फर्स्ट सबसे पहले ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल। देखो मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि साइटोप्लाज्मा जो होता है वो सेल के अंदर होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्मा में ब्रेक डाउन हो जाती है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। और जब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा के अंदर टूटता है तो दिस प्रोसेस याइल्ड से 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम लोग पाइरूवेट कहते हैं, जो कि आगे अलग अलग तरीके से अलग अलग जीवों में ब्रेक डाउन होता है। तो देखो पहले सिंपली इस डायग्राम को ही समझते हैं, यही समझ में आ जाएगा हमको कहाँ कहाँ कैसे ब्रेक हो रहा है। तो देखो ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था जो कि साइटोप्लाज्मा के अंदर, एरो है इसके नीचे साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा के अंदर ब्रेक डाउन होकर हमको एक पाइरूवेट बना के देता है जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये पाइरूवेट यदि ऑक्सीजन मिलेगी, जैसे मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एक तो एरोबिक मतलब एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला होगा हमारा एरोबिक, और एनिरोबिक होगा हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन मिलेगी, जैसे ईस्ट जैसे जीवों में नहीं मिलेगी, सॉरी ईस्ट जैसे जीवों में, तो इथेनॉल CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट होता है हमारा पाइरूवेट। और यदि ऑक्सीजन मिलेगी मतलब हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। हमने पीछे भी देखा था ग्लूकोज प्लस फूड CO2H2 एनर्जी बनाता था। अगर ऑक्सीजन कहीं पे कम होगी, जैसे हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर कहीं पे होगा तो लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। कि जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है। हमारी बॉडी में CO2 और ऑक्सीजन दोनों किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होती है, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से हमारी बॉडी में वर्क कराती है। तो देखो पहली बात, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन के संग अटैच हो जाता है और वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और अगर ब्लड फिर जब पूरी बॉडी में चला जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अब वो गंदा हो चुका है, उसमें CO2 अटैच हो चुकी है, तो उस CO2 वाले ब्लड को साथ में बाहर लेके आने का काम भी वही करता है। तो देखो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ब्लड के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को पूरी सेल के अंदर, ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर श्वसन होने लग जाए। इट गेट्स अटैच्ड विद O2, ये ऑक्सीजन के संग जुड़ जाता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका मतलब है ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन आ चुका है, इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के हर सेल को फिर ये ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आफ्टर गिविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देने के बाद ब्लड टेक्स CO2, ब्लड CO2 को लेकर आता है, जो कि अब एंड प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, क्योंकि हमारा काम हो गया, ऑक्सीजन हमने दे दी और CO2 वापस आ रही है। अब जो ब्लड है वो बिकम हो चुका है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजनेटेड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अटैच हो गई है, तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है तो बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है गिव्स CO2 टू द लंग्स, ये लंग्स को वापस क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि लंग्स उसको दोबारा प्योर करके हमको क्या दे दे, ऑक्सीजन दे दे। ठीक है, अब देखो लंग्स भी एक बहुत बड़ा एक बॉडी का फेफड़े जो है पार्ट है, तो लंग्स के अंदर भी डायरेक्टली एक तरीके सिंपली कहें तो पूरा ऑक्सीजनेशन यहाँ नहीं होता। लंग्स के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एयर बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें हवा जाके भर जाती है, तो उसको हम लोग एल्वियोलिस कहते हैं। तो अगर हम सिंपली बोलें गैसेस का मेन एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो वो हमारे एल्वियोलिस के अंदर होता है, जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं वो आप यहीं पे देख लो, और ये डायग्राम बना भी लेना, बुक में से देख के बना लेना, तो यहीं से स्क्रीनशॉट लेके बना लेना। देखो नसल कैविटी, जो नाक के थ्रू जो ये हिस्सा है हमारा पूरा नाक वाला, उसे हम नसल पैसेज या नसल कैविटी कहते हैं, और जो छेद होते हैं उसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। अब इसके अंदर थ्रू देखो ये ऑक्सीजन यहाँ तक आएगी, तो ये जो हमारी
वाइंड पाइप है, इसे हम लोग पहले फूड पाइप, देखो फूड पाइप ऑइजोफेगस कहते थे तो उसे हम फेरिंग्स कहते थे। अब ये जो वाइंड पाइप है इसे हम लोग, जो वाइंड पाइप होती है 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, इससे होता हुआ ही ऑक्सीजन हमारे लैरिंग्स से होता हुआ, मतलब ट्रैकिया लैरिंग्स से होते हुए ऑक्सीजन कहाँ आती है, हमारी लंग्स में आती है। और लंग्स के अंदर देखो छोटे छोटे बहुत सारे एल्वियोली जिनको बाहर कर दिया है। ठीक है, तो इन जगह में जाके ही एक तरीके से पूरी पूरी एल्वियोली में ही ऑक्सीजन का पूरी तरह से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है CO2 के अंदर। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको पूरा पूरा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से देख लो। अब इसके आगे इसके ऊपर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, एल्वियोली के ऊपर या लंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैंने इसके लंग्स वाले टॉपिक में ये पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन एल्वियोली या लंग से पूछा तो आप वो लंग्स वाला पार्ट ही पूरी तरह से लिख देना। तो चलो इसे शुरू कर देखो, डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है मुख्य रूप से 5 एलिमेंट्स पे वर्क करता है। हम पांचों के बारे में देखेंगे। तो पहला है नॉस्ट्रिल्स, नाक के 2 छेद हैं उनको कहते हैं, या नेसल कैविटी, नाक का जो हिस्सा है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से। एयर जो होती है वो नसल कैविटी में आती है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा एयर बिकम्स हॉट, और यहीं पर वो हॉट हो जाती है नसल कैविटी में जाते हुए। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एयर के अंदर वो यहीं कैप्चर हो जाते हैं म्यूकस के अंदर। ठीक है, म्यूकस के द्वारा। सेकंड है लैरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स होता है जिससे आवाज़ आती है उसे हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। ये हमारी फूड पाइप के सरफेस के साथ में ही होती है। ठीक है, फूड पाइप के सरफेस के साथ में लैरिंग्स होती है। इसमें मैंने तुम्हें पहले बताया था कि देखो एक एपिग्लोटिस नाम की लेयर होती है जो क्या करती है, जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो उस टाइम पे भोजन कहीं लैरिंग्स में ना चला जाए फूड पाइप के थ्रू, इसीलिए एक लेयर होती है एपिग्लोटिस जो कि इस ढक्कन की तरह मान लो, ये क्या करती है उस ढक्कन वाइंड पाइप के ढक्कन को ढक देती है ताकि जो भोजन है वो लैरिंग्स में ना चला जाए एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैकिया। तो जो वाइंड पाइप होती है जो कि 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि लैरिंग्स से, विच कैरीज एयर फ्रॉम लैरिंग्स टू ब्रोंकी, जो कि एयर को लैरिंग्स से लेकर ब्रोंकी तक लेके जाती है। तो देखो ब्रोंकी क्या है, ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसी को हम लोग सिंपली ब्रोंकी कहते हैं। और लंग्स तक जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो ब्रोंकी के सहारे ही जाती है। नेक्स्ट हमारा देखो लंग्स है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वियोली एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एल्वियोली। जो गैसेस का मेन एक्सचेंजमेंट मैंने तुम्हें पहले ही कहा, जो ब्लड कैपिलरीज जो गैस ऑक्सीजन को लेकर गई हैं वहां से कहाँ जाने वाली है, वो लंग्स के अंदर बैठे एल्वियोली में जाने वाली है। एल्वियोली में जाकर ही उनका पूरी तरह से एक्सचेंज होता है गैसेस का। लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब भी हम लोग इनहेलेशन ऑक्सीजन को अंदर लेते हो तो हमारे लंग्स फिल हो जाता है। रिब्स मतलब पसलियां ऊपर उठ जाती हैं और इस प्रकार से जो एल्वियोली है वो हमारे लंग्स में अंदर है। The air that is rushed inside the alveoli filled the numerous alveoli present in the lungs। जब हम लोग सांस ले लेते हैं तो लंग्स के अंदर, हमारे जो लंग्स है इनहेलेशन करने पर लंग्स के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन भरने लगती है। रिब्स हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती हैं ताकि आसानी से जो लंग्स के अंदर जो एल्वियोली है उनके अंदर आसानी से ऑक्सीजन पूरी तरह से भर जाए। हर लंग्स के अंदर करीब 300 से 350 मिलियन एल्वियोली में, समझ सकते हो कि 35 करोड़ से लेकर 30 से 35 करोड़ तक एल्वियोली एक लंग्स के अंदर होता है। मतलब ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के अंदर, जो कि ऑक्सीजन जब हम लोग सांस लेते हैं तो जाके लंग्स के अंदर वो सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर भर जाते हैं। ये जो एल्वियोली होते हैं इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और इसी कारण से जो है रेस्पिरेशन का सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर आसानी से वर्क कर पाता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। इसके बाद ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म है। तो देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन तो मैं सिंपली बताया था पहले भी, अगर सांस खाली लेके छोड़ दें और अंदर की बात ना करें तो वो ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन में हम पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं कि यार रेस्पिरेशन जब भोजन अंदर हमने खाया था उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई तो किस प्रकार से वो ब्रेक डाउन हुआ है, उससे हमें क्या क्या वर्क हुए हैं। तो देखो ब्रीदिंग एक सिंपली फिजिकल प्रोसेस है जो बात करता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। इनहेल किया ऑक्सीजन को और एक्सहेल बाहर किया है CO2 को, तो सिंपल ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन रेस्पिरेशन बता दिया मैंने बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन और फूड मिक्स होकर हमको क्या देता है, एनर्जी और CO2 और वाटर देता है। ये प्रोसेस हमारा आउटसाइड द सेल्स, मतलब सेल के अंदर की कोई बात ही नहीं करता, सिंपली ऑक्सीजन लिया एक्सहेल कर दिया, तो इसमें सेल की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि ये वाला प्रोसेस इनसाइड द सेल, क्योंकि सेल तो को एनर्जी तक मिलती है। इस प्रोसेस में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये सब जीवों के अंदर होता है क्योंकि हर जीव सांस लेता है। लेकिन हाँ, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है क्योंकि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है तो हायर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। हर जीवों के अंदर इसकी हम बात नहीं कर सकते कि हर जीव के अंदर रेस्पिरेशन होता होगा, हर जीव के अंदर कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हो, ऐसा कोई सिंपल फंडा नहीं है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि तुम्हें अगले टॉपिक जल्दी मिल जाए। ठीक है, देख के निकल जाते हो, लाइक वाइक कोई नहीं करता, मुझे सबकी पता है। चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन किस प्रकार से होता है। थैंक यू।